नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता और मथुरा से पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और प्रदेश सचिव अमित सिंह फिरोजाबाद तिलक नगर में रेप पीड़िता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के पिता की हत्या किए जाने की घटना पर आहत परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने रेप पीड़िता के पिता की हत्या किए जाने पर दुख जताया। इसके बाद वह सिकोहाबाद पहुंचे और किसान जन जागरण अभियान की नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा किसानों को धोखा दिया है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। चाहे आलू का हो चाहे गन्ने का हो, आज यदि हमारा ये क्षेत्र गन्ने किसानों का नहीं है, पर यदि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जाए तो गन्ना किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। उसको करोड़ों अरबों रुपया मिल मालिकों के ऊपर बकाया है और उसका पेमेंट भी नहीं किया जाता। उसकी लागत मूल्य तो बहुत दूर की बात है, कई साल तक उसका भुगतान नहीं होता। आप यहाँ धान बोते होंगे, धान का लागत मूल्य लगभग 2200 रुपये प्रति कुंटल आता है। सरकार खरीद रही है 1750 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। यदि याद करें, यूपीए गवर्नमेंट में 4300 रुपये प्रति कुंटल, 4400 रुपये प्रति कुंटल धान का किसान को हम पेमेंट किया करते थे और किसान बहुत सुखी था। आलू दर की ठोकरें खा रहा है, किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ आलू सड़ रहा है, किसानों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इसी तरह गेहूं अब आने वाला, उसकी फसल कटेगी। हमारी सरकार और हम लोग, हमारी पार्टी मांग करती है कि 3200 रुपये प्रति कुंटल उनको दिया जाए, जिससे किसान जिंदा रह सके। अभी इससे पूर्व हमारे वक्ता श्री अमित सिंह जी ने आपको बताया कि किस तरह योगी जी की सरकार में हमारी आवारा गायों ने, आवारा भैंसों ने, आवारा नंदियों ने किस तरह से हमारे किसानों का जीना हराम कर रखा है। उनकी फसल चढ़ जाते हैं और वो रातों रात सो नहीं पाते। हम मांग करते हैं कि हर गांव में गौशाला खोली जाए, पशुओं को उसमें रखा जाए और उनके चारे की व्यवस्था करी जाए, वरना हम लोग किसानों के पास जा रहे हैं। हर गांव के पशुओं को कलेक्टर की कोठी पे बांध दिया जाएगा। हम सब लोग ले जाएंगे, आप लोगों के साथ चलेंगे, वरना या तो फिर जो हमारे किसान लोग खेतों में सोते हैं उनको उनका भत्ता दिया जाए अपने खेतों की सुरक्षा के लिए। तो आज स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। किसान अपनी फसलों को बचाए या फसलों को बोए, उसकी लागत मूल्य का तो बहुत दूर की बात है। यदि हमारा पशुओं से फसल बचेगी तो वो लागत मूल्य की बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे। तो ये अंधी बहरी गूंगी सरकार बिल्कुल मौन है। मोदी जी बिल्कुल मौन है। मोदी जी या तो बोलते हैं या डोलते हैं। किसानों की बात पे वो चुप है, किसानों की आत्महत्या की बात पे चुप है। इसी तरह यदि आप देखें तो इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी भी देश की बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, चाहे लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज हो, कार बनाने की यूनिटें हो, चाहे वो कपड़ा बनाने की यूनिट हो, चाहे हौजरी इंडस्ट्रीज हो, चाहे किसी तरह का भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे कांच इंडस्ट्री हो, सब चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। और मोदी जी बैठे हैं ट्रंप की इंतजार करने में, उनके स्वागत कर रहे हैं। कल मैं आगरा में था, मैं देख रहा था किस तरह सड़कों को सजाया जा रहा है, किस तरह गमले सड़कों पे लगाए जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों के आगे दीवार खड़ी कर दी जा रही है। अहमदाबाद में मीलों लंबी दीवार झुग्गी झोपड़ी छुपाने में खर्च कर दी, लगा दी गई है। आगरा के आगमन में 260 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ट्रंप जी के। ये 260 करोड़ रुपए यदि किसानों को मिल जाए आगरा मंडल के, तो कितनी बड़ी राहत मिले। ठीक है, मेहमान आते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, पर किस कीमत पर? किसानों की जान की कीमत पे नहीं, किसानों की फसल की कीमत पे नहीं, महिलाओं की इज्जत और आबरू लुटने की कीमत पे नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने की कीमत पे नहीं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाए जाने की कीमत पे नहीं।
आज सिर्फ यही बात रह गई है, जब भी कोई मुद्दा आता है, कोई समस्या आती है देश के ऊपर, तो मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। जब भी कोई बात आती है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। जब भी कोई बात आती है पुलवामा जैसा आक्रमण कर दिया जाता है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता को बहकाने की कोशिश की जा रही है। योगी जी और मोदी जी, आपने देश का गृह मंत्री एक तरी पार जरूर बना दिया है, और जब क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि उल्टा इस देश में हो रहा है। एक तरी पार को देश का गृह मंत्री बना दिया गया है, और वो पूरी कोशिश करता है कि जगह जगह दंगे हो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, हर गांव में झगड़े हो, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो। इनकी अर्जुन की आंख की तरह से एक ही तरफ आंख लगी रहती है कि वोटों को हम अपनी तरफ कैसे ले जाएं। योगी जी और मोदी जी, चुनाव जीतना ही एक मकसद नहीं है। जनता की क्या सेवा कर रहे हैं? जनता को आप 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहे, महंगाई 7वें आसमान पर है, महिलाओं के घर की रसोई को आपने नेस्तनाबूद कर दिया है। महिलाओं को सोचना पड़ता है कि शाम की रोटी कैसे बनेगी, बच्चों के लिए दूध कैसे आएगा, गाय भैंसों के लिए चारा कैसे खिलाया जाएगा, महीने का खर्च कैसे होगा। डीजल पेट्रोल के दाम 7वें आसमान पर है। गैस के सिलेंडर 950 रुपए हो गया है। जब 2 रुपए का सिलेंडर यूपीए की सरकार में बढ़ता था, 350 रुपए का सिलेंडर होता था, तो स्मृति ईरानी छाती पीट पीट के चिल्लाया करती थी। वो स्मृति ईरानी अब चुप क्यों है? जब महिलाओं का बलात्कार होता है तो स्मृति ईरानी क्यों चुप रहती है? आप उन सबके वीडियो पुराने देखें कि किस तरह की भाषण दिया करते थे मोदी जी, किस तरह के भाषण देती थी स्मृति ईरानी जी, किस तरह के भाषण दिया करती थी सुषमा स्वराज जी। आज आपके अपने जनपद में महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसको उसके साथ बलात्कार किया जाता है, डंके की चोट पर उसके पिता का कत्ल किया जाता है, प्रशासन चुप रहता है। चिन्मयानंद को जब छोड़ा जाता है तो किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल और नगाड़ों के साथ उसका स्वागत करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी में कोई क्रिमिनल चला जाता है तो गंगा जल जैसे नहाने की तरह से पवित्र हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को गंगा नदी समझ रखा है, और गंगा पुत्र आया है, जाके बनारस में जाके देख के आइए कि गंगा जी का क्या आलम है। 80 घाट वो करते हैं। 80 घाट तो एक घाट का नाम है। हमने 80 घाट ठीक करा दिए, हमने 80 घाट ठीक करा दिए। भैया 80 घाट तो एक घाट का नाम है, 80 घाट ठीक नहीं कराए उन्होंने। जुमलेबाजी करते हैं। यमुना का हाल देखना है। मथुरा में यमुना जी को एक श्रद्धा पूर्वक पूजा जाता है, मोक्षदायिनी कहा जाता है। यमुना का इतना पुरसा हाल है, इतना बुरा हाल है कि पूछिए मत। पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, किसानों का जीवन सुरक्षित नहीं है, रोजगार के नाम पे ठेंगा है, किसी किसान के बेटे को रोजगार नहीं मिला। रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे हजारों वीर जवान शहीद होते हैं, उनको कंधा जरूर देती है सरकार, पर बाद में उनके परिवारों को पूछती भी नहीं है। तमाम ऐसे किस्से बता दूं जिनके माँ बाप आज रोते हैं कि सरकार ने वायदा किया था और वो वायदा कोई पूरा नहीं किया। तो ये झूठों की बहुरूपियों की सरकार है, ये किसानों को लूट रही है, किसानों को ठग रही है। अब समय आ गया है कि हम सबको इसको उखाड़ के फेंकना है। अभी कोई चुनाव नहीं है, हम आपके बीच में आ रहे हैं, कोई वोटों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी दिन रात मेहनत कर रही हैं, 24 घंटे आपका हाल हमारे तमाम पदाधिकारियों से पूछती हैं, और पूछती हैं कि उस गांव में उस किसान का क्या हाल है जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसके परिवार का क्या हाल है। उनका मौका लगता है तो वो खुद पहुंच जाती हैं, कई रेप पीड़िता के घर जाती हैं, और उनकी वजह से तमाम लोगों को न्याय मिला है। योगी की सरकार की आंख यदि खोलती है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी खोलती है, वरना कोई नहीं खोल पाता। और आपने और सरकारों को भी देखा है, आपने और सरकारों को भी देखा है, परिवारों की सरकारें हैं, परिवारों की सरकारें हैं, एक व्यक्ति की सरकारें हैं।
आपने देखा कि किस तरह लुटाई उन सरकारों में आती है। आप याद करिए, आज ये हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश जरूर करते हैं, परंतु राम राज हमेशा कांग्रेस के राज में रहा है। लोग चैन की बंसी बजाते थे, सब सुखी थे, व्यापारी सुखी था, किसान सुखी था, आम आदमी सुखी था, नौजवान सुखी थे। जितने भी उद्योग धंधे लगे वो कांग्रेस की सरकारों में लगे, लोगों को रोजगार मिली, कांग्रेस के सरकारों को में मिली। हरित क्रांति का नारा हमारी सरकारों में भी दिया गया, श्वेत क्रांति का नारा हमारी सरकारों में दिया गया और किसानों का भला किया गया। इतने उद्योग धंधे लगे कि लोगों को रोजगार मिला। जब आदमी को तभी ज्ञान होता है जब वो सरकार चली जाती है कि भैया इससे भला तो कांग्रेस ही थी, कि कम से कम लोगों के व्यापार तो चलते थे, लोगों को झूठे जेल में तो नहीं भेजा जाता था। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या 370 हटने से किसानों का क्या दाम आपको दुगने दे देगी सरकार? मैं बात कर रहा हूँ। क्या 370 हटने से महिलाओं और बेटियों के बलात्कार क्या हट जाएंगे क्या? या 370 हटने से आपके शहर शिकोहाबाद में कानून व्यवस्था क्या सुधर जाएगी? ये तो एक देश का मामला है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है। ना यहाँ मोदी मदद करने आ रहे, ना यहाँ अमित शाह मदद करने आ रहे। यहाँ मदद करेंगे तो यहाँ के स्थानीय नेता मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे तो ये कांग्रेसी सहायता करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष सहायता करेंगे। आप आजमा के तो देखिए, किसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं मथुरा वृंदावन से 20 साल एमएलए रहा हूँ लगातार, 20 इयर्स, और बिना किसी बिरादरी के। आप मथुरा वृंदावन आके देखिए, मैंने विपक्ष में रहते हुए वहाँ की कायाकल्प कर रखी है। आप यदि मथुरा वृंदावन आए तो आप देखिए कितना परिवर्तन है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिए, अच्छे लोगों को चुन के भेजिए जो आपके वक्त पे काम आए, दुख दर्द में काम आए। अच्छी सरकार को चुनिए, ऐसी सरकार को चुनिए जिसमें प्रियंका गांधी जैसी नेता हो, जिन्होंने देश के लिए, जिनके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कोई भी राष्ट्रीय नेता बता दे कि जिसकी दादी ने देश के लिए बलिदान किया हो, जिसके पिता ने देश के लिए बलिदान किया हो, कोई भी तो बता दे किसी ने बलिदान दिया हो, जिसने संघर्षों की राह को देखा हो, जिन्होंने देश की आज़ादी में काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इनके ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे, उनके मुखबिर होते थे। आज सत्ता में बैठ के डबल बातें करते हैं। इनके पास अपने नेता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। ये महात्मा गांधी को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके पास अपने नेता नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को चुराने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों, आपको विचार करना होगा। अभी 2 साल बाकी है, वोटों की बात नहीं कर रहे हैं। विचार करिए, मंथन करिए कि किसके राज में आप खुश रहेंगे। आप संघर्ष का रास्ता अख्तियार करिए। हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करने से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ का हिंदू कहाँ जाएगा बाहर? आपको यहाँ के हिंदुओं को तो रोटी आप खिला नहीं पा रहे, मुसलमानों को रोटी खिला नहीं पा रहे। आप अफगानिस्तान के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को, नेपाल के हिंदुओं के दुख दर्द की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहना चाहता था उसने हिंदुस्तान को ऑप्ट किया कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता था तो उसने ऑप्ट किया कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा। तो आप बताइए कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों को आप कहाँ बाहर भगा देंगे, जिन्होंने देश की आज़ादी के वक्त ये कहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और वहाँ के हिंदुओं को आप कहाँ भगा देंगे जो उन्होंने पाकिस्तान में रह के कहा था कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं हिंदू हूँ पर हिंदुस्तान में नहीं जाऊंगा। आज आप उन हिंदुओं से हमदर्दी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम कोई नफरत की बात नहीं करते हैं, ना हम हिंदुओं को लड़ाते हैं ना मुसलमानों को लड़ाते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, इस नारे को लेकर चलते हैं। भाइयों को भाइयों से नहीं लड़ाते, गांव में पार्टी बंदियां नहीं कराते, गली कूचों में मर्डर नहीं कराते।
मीडिया के मालिकों को नहीं धमकवाते, हम जजों को नहीं मरवाते। ये सारी बातें हैं जिन्हें आपको सोचना होगा। बहबूदगी के लिए, मेहनत के लिए आप हम किसानों के साथ जी जान एक करने को तैयार हैं। हम आपके साथ जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिराने को तैयार हैं। आपके ऊपर यदि एक गोली चलेगी तो हम 10 गोली खाने को तैयार हैं। आपके ऊपर एक लाठी पड़ेगी तो हम 10 लाठी खाने को तैयार हैं। आप सोचिए, विचारिए और मंथन करिए। हमारे जन जागरण, किसान जन जागरण अभियान में सहयोग करिए। हमारे कार्यकर्ता हर गांव में जा रहे हैं, हर किसान से बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को पूछ रहे हैं, उनके कर्जों के बारे में पूछ रहे हैं, आपके बिजली के बिलों के बारे में पूछ रहे हैं। बिजली के बिल इतने जबरदस्त आते हैं कि आपने बिजली के बिल स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, वो जंप मारते हैं। पहले 100 रुपए का बिल आता था, अब 1000 रुपए का बिल आता है। यदि आप पेमेंट नहीं करते तो तत्काल मीटर काट दिया जाता है। हमारे यहाँ कहीं तो ऊर्जा मंत्री है, 2600 करोड़ के प्रोविडेंट फंड का घोटालेबाज अपने आप को ईमानदार कहता है। अमित शाह उसे संरक्षण देते हैं क्योंकि उस भ्रष्टाचार में वो भी शामिल थे। और योगी जी कहते हैं कि हम प्रावधान कर देंगे इतने हजारों कर्मचारियों की गाड़ी की कमाई का प्रोविडेंट फंड का, उनको प्रोविडेंट फंड का नुकसान नहीं होगा। पर योगी जी ये बताइए कि ऊर्जा मंत्री 2600 करोड़ रुपए खा गया, इस गरीब कर्मचारियों का वो 2600 करोड़ रुपए कहाँ गया? ILFS कंपनी जो दाऊद के गुर्गे की कंपनी है, मिर्ची की, उसको पैसा क्यों दे दिया और वो पैसा क्यों नहीं वापस आया? इस बात का जवाब दें। हमारे लल्लू जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस मुद्दे को बड़ी मुस्तैदी के साथ विधानसभा में उठाया था। तो मेरा कहने का लबोलुआब ये है कि आप सब लोग सावधान हो जाइए, आप सब लोग संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे और आपकी संघर्षों में पूरा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, किसानों का इस योगी सरकार में और मोदी सरकार में जितना उत्पीड़न हो रहा है शायद किसी सरकारों में हुआ हो। आज किसान, योगी जी ने किसानों की हालत बहुत बुरी कर दी है। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना सरसों का मिल रहा, ना आलू का मिल रहा, ना गन्ने का मिल रहा, ना गेहूं का मिल रहा। गेहूं की फसल आने वाली है, ना धान का मिल रहा। जो 2200 रुपये लागत 2200 रुपये प्रति कुंटल धान का मूल्य जो उनका लागत मूल्य आ रहा है, उसके बदले में सरकार 1750 रुपये प्रति कुंटल खरीद रही है। जबकि यूपीए सरकार में हम किसानों को 4300 रुपये प्रति कुंटल दिया करते थे। आज हालात ये है कि आवारा पशुओं ने किसानों का सोना हराम कर दिया है और पशु सारी फसलों को खा जाते हैं। सारी रात किसान लोग खेतों पे उसकी रक्षा करते रहते हैं। अभी हाल में ही आगरा में एक किसान ने आत्महत्या करी जब उसकी सारी फसल ये पशु, आवारा पशु खा गए। हम लोग मांग करते हैं कि हर गांव में एक इस तरह की पशुओं को रखने के लिए गौशाला टाइप खोली जाए और वहाँ सब पशु बांध दिए जाएं। यदि नहीं बांधे गए तो कलेक्टर के दफ्तरों में और उनके घरों पे इन गायों को और इन सांडों को पकड़ के हमारे कांग्रेसी बांध देंगे। और धारा 370 को लेकर आपने टिप्पणी की, क्या इसको नहीं हटाना चाहिए था सर? देखिए, हटाने न हटाने की बात नहीं है, मैंने आवश्यकताओं की बात करी कि आज किसान को गेहूं का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ के किसान को धारा 370 से क्या फर्क पड़ता है? मैंने ये कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में या देश में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, तो वो मांग पहले है या 370 की मांग पहले है। मैंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का क्या हाल है, इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ की हालात, वहाँ के नेताओं को नज़रबंद कर रखा है, वहाँ की असलियत जानने के लिए यहाँ के MPs को वहाँ भेजा नहीं जाता। क्या स्थिति है ये तो वक्त बताएगा। तो हमने कोई 370 पर ये टिप्पणी नहीं करी, हमने ये टिप्पणी करी कि क्या चीज़ आवश्यक है और क्या चीज़ आवश्यक नहीं है। मोदी सरकार और योगी सरकार मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाकर अन्य मुद्दों पर ले जाती है और उसे अपने टेलीविज़न और मीडिया से प्रसारित करती है और जनता को गुमराह करती है। महंगाई 7वें आसमान पर है, सिलेंडर के दाम 950 रुपये हो गए हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। किचन जो है, रसोई बिल्कुल
आज गृहिणी को सोचना पड़ता है कि शाम को क्या खाना बनाऊंगी, अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाऊंगी, कैसे सब्जी पदार्थ खरीद के लाऊंगी, कैसे मसाले खरीद के लाऊंगी, गैस का सिलेंडर कैसे लाऊंगी। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। मोदी सरकार और योगी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी। सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हैं, उसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। झूठे आंकड़े जीडीपी के प्रस्तुत किए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता है। अब मोदी और योगी सरकार की कलई खुल चुकी है। हमारी नेता सीएए को लेकर आपने प्रतिक्रिया दी अपनी, सीएए को लेकर ऐसी क्या चीज है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? हम सब चीज़ों का विरोध इस बात को कर रहे हैं कि ये मामले ऐसे अहम मुद्दे नहीं हैं। मैंने कहा महिलाओं की सुरक्षा प्रायोरिटी है, युवाओं को रोजगार प्राथमिकता है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले वो प्राथमिकता है, बिजली के बिल ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं वो प्राथमिकता है। मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी मुद्दों को गुमराह करती है और डेविएट करती है। अब ये बताइए सीएए को लाने की अच्छी कौन सी बारी जा रही है आपको? ये एनपीए को सरकार ले आई है तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ही नुकसान है। आपने नोटबंदी के नुकसान याद नहीं है, लोग कितने मरे थे। व्यापार सीएए में भी जब आपको नहीं पता, जब टेक्निकलिटी जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और जब लोगों से मार्कशीट मांगी जाएंगी, उनके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उनके माँ बाप के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, तो वो गरीब गुरबा आदमी, झोपड़ी में बैठा हुआ आदमी कहाँ से लेके आएगा उनको? हमारा विरोध उसकी कार्य प्रणाली पे है और किस तरह क्रियान्वित होगी उसका विरोध है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।